अस्सलाम वालेकुम। दुरुस्त पढ़ चैप्टर में पेज 257 पे है। ये जहां मैंने वैल्यूएशन, अच्छा ये विदाउट वाली वो गलती से कॉपी हो गया, वो विद है। पहले मैंने वैल्यूएशन लिखा था ना विदाउट, तो वो हेडिंग सेम कॉपी हो गई, मैंने इस पर चेंज करना था, वो चेंज मिस हो गया। तो आप कह लें वैल्यूएशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मर्जर और एक्विजिशन। इस पेज पे जो 0.5 जिसमें मैंने टारगेट की वैल्यूएशन लिखा हुआ है, जिसमें से सिर्फ एक सेंटेंस पढ़ाया था। अब आगे चलते हैं। अरे रेहान किधर है यार? ये जो हेडिंग 5 है, इक्विटी ऑफ टारगेट की वैल्यूएशन के सारे मेथड्स वही हैं। तो ठीक है, सारे मेथड्स वही हैं, बस कुछ और बातों का भी ख्याल रखना है। इनमें एसेट बेस्ड मेथड पढ़ लें। ये जो एसिड बेस्ड मेथड वाली बात है, ये पढ़ के देख लें। बुक वैल्यू मेथड बेकार मेथड है वैसे, और जिस सवाल में रेंज पूछी हुआ करेगी ना, बहुत ज्यादा नहीं है ये, लेकिन आ चुका है सवाल कि जिसमें रेंज पूछी हो कि रेंज ऑफ वैल्यूज बता दें, तो उनमें एक लोअर लिमिट के तौर पे ये इस्तेमाल हो सकता है, रिलाइजेबल वैल्यू मेथड। क्योंकि जो शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं, तो वो अपने शेयर्स बेचने के बजाय कंपनी बंद भी कर सकते थे, तो उससे भी वो लोग पैसे ले सकते थे। तो रिलाइजेबल वैल्यू मेथड एक लोअर लिमिट के तौर पे होता है ना, ये कोई खास मेथड है नहीं एक्विजिशन मर्जर के लिए। और रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड जो है, ये भी कोई खास मेथड नहीं है। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है, जो कि सवालों में नहीं होता है, वैसे नॉलेज के लिए बता देता हूं, कि अगर टारगेट में कोई गुडविल नहीं है, बस वैसे ही जैसे ये कॉलेज की मिसाल लेते हैं कि इन्होंने किसी और शहर में कोई ब्रांच खोलनी हो, और या तो उस ब्रांच में कोई कॉलेज के लिए बिल्डिंग लें, सारा सेटअप बनाएं, चेंजेस कराएं, ये बोर्ड लगवाएं, दीवारें निकलवाएं, या फिर ऑलरेडी वहां पर कोई और हो सकता है, कोई किसी बीए बीकॉम वगैरह का ऑलरेडी कोई कॉलेज हो लेकिन ना चल रहा हो, तो ये जाके उनसे उनका कॉलेज ही खरीद लें। लेकिन कॉलेज खरीदने का मकसद उनका कॉलेज खरीदना नहीं है, जगह लेना है, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। तो फिर उनको मैक्सिमम कितने पैसे ऑफर करने चाहिए टारगेट को? रिप्लेसमेंट कॉस्ट कि इससे अच्छा अगर वो ज्यादा नखरे करें तो अपनी बिल्डिंग लेके खुद ही सेटअप कर लें। तो ये जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड है, ये वहां पर एक मैक्सिमम प्राइस हो सकती है जहां पर जिस कंपनी को खरीदना है वो सिर्फ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खरीदना है, अदरवाइज उसमें गुडविल कोई नहीं है। लेकिन ये सवालों में काम की बात नहीं है, ऐसी बस नॉलेज के लिए बताया। अर्निंग बेस्ड मेथड वाली बात रहने दें, ये जिस सवाल में आएगा उस सवाल में ही समझाऊंगा। कैश फ्लो बेस्ड मेथड, अगले पेज पे आए। पहला बुलेट पॉइंट, ये भी एक सवाल के साथ समझाऊंगा, मैंने उस सवाल की वजह से पॉइंट लिख दिया था किताब में। दूसरा बुलेट पॉइंट देख लें। होना ये चाहिए कि अगर टारगेट कंपनी की वैल्यूएशन करनी है, तो अगर तो वो एक डिफरेंट इंडस्ट्री की कंपनी है, तो उस टारगेट का अपना वैक और केई भी ले सकते हैं,
लेकिन अगर एक्वायरर का वैक या केई यूज करना है तो वो रिस्क एडजस्टेड वाली बात है, जिस तरह प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंटिंग होती है। देखें करना क्या है कि एक्वायरर की नजर से टारगेट की वैल्यू निकालनी है, तो टारगेट को एक प्रोजेक्ट की तरह समझ लें, तो टारगेट के कैश फ्लोज, लेकिन डिस्काउंट रेट कौन सा, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जैसा, वो भी होना चाहिए, वो भी हो सकता है, या फिर खैर है उस टारगेट का अपना वैक भी यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर उसी इंडस्ट्री में कंपनी है तो चाहे तो एक्वायरर वाला अपना वैक यूज कर लें क्योंकि इंडस्ट्री सेम है, चाहे टारगेट वाला यूज कर लें। ये बात दोबारा समझें, अगर वो एक डिफरेंट सेक्टर की कंपनी है, एक डिफरेंट रिस्क की कंपनी है, तो एक्वायरर का अपना वैक यूज करना मुनासिब नहीं है। या तो टारगेट का डिस्काउंट रेट उसका यूज कर लें, या अगर एक्वायरर का करना है तो रिस्क एडजस्टेड जैसे वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता था। लेकिन अगर सेम सेक्टर की कंपनी है तो दोनों में से जिसका अवेलेबल है दोनों चल जाएंगे, चाहे टारगेट कंपनी का डिस्काउंट रेट यूज कर लें चाहे एक्वायरर वाला यूज कर लें, दोनों बातें ठीक हैं, दोनों चल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ लें, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है पिछले साल का, समर 2021। सुपर स्काई इंटरनेशनल एयरलाइंस। अच्छा अब ये चूंकि नए सवालों में से है ना, तो ये अच्छा ड्राफ्टेड सवाल है, यानी इसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है कि डिस्काउंट रेट क्या यूज करना, कैश फ्लोज में भी काफी क्लैरिटी है। सवाल की रिक्वायरमेंट बी अभी नहीं पढ़ाई आपको, वो आज इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। रिक्वायरमेंट ए, डब्ल्यूएल्स के इक्विटी शेयर्स की वैल्यू निकालनी है यूजिंग एसआईएल का, यानी एक्वायरर का रिस्क एडजस्टेड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी एसआईएल का कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, डेट इक्विटी एसआईएल की, केडी एसआईएल का, लेकिन रिस्क एडजस्टेड से मुराद उसका केई निकालते हुए वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जो बीटा शीटा हम खेलते थे वो करना है। अदरवाइज अगर ये कहानी ना लिखी होती, जैसे कल परसों सवाल किए थे उनमें डिस्काउंट रेट में उसने नहीं उलझाया था, बस जो दिया हुआ था हमने यूज कर लिया था। तो अब इसके अंदर वैसे सेम सेक्टर है, इसकी एग्जिस्टिंग वैक भी यूज कर सकते थे, ये भी कर सकते थे कि सिर्फ WIL वाला ही वैक यूज कर लेते, लेकिन उसने खुद क्लियरली सवाल में कह दिया कि आपने एक्वायरर का रिस्क एडजस्टेड वैक यूज करना है। ठीक है, अच्छा अब निकालनी है वैल्यू इक्विटी की, लेकिन यूज उसने करना है, कहा है वैक यूज करने का। तो अब वो जो कल एयरलाइन वाला सवाल कर रहे थे उसमें इस चक्कर में थे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट कर रहे हैं तो फ्री कैश फ्लो टू फर्म लेना है कि वैल्यू ऑफ इक्विटी लेना है। अब देखिए ये नए सवाल है ना, इसमें क्लियरली पता चल रहा है जब फ्री कैश फ्लो टू फर्म लें या फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, वैक यूज करना, उसने कहा रिस्क एडजस्टेड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करना है, तो फ्री कैश फ्लो टू, लेकिन निकालनी हमने वैल्यू ऑफ इक्विटी है तो डेट माइनस कर देंगे। ठीक है, फ्री कैश फ्लो मेथड है सवाल, ये पता चल रहा है, उसने डेटा ही फ्री कैश फ्लो वाला दिया हुआ है, उसने कैश फ्लोज की ग्रोथ भी बताई हुई है, तो और वैसे भी वैक यूज करना है तो वो डिस्काउंटिंग फ्री कैश फ्लो वाले तरीके से करनी है। बाकी ये जो लिखा हुआ है ना रिक्वायरमेंट से जस्ट ऊपर के शेयर एक्सचेंज करनी है, ये चीज अभी नहीं सिखाई, ये आज सिखाऊंगा।
पार्ट ए करते हैं, सॉल्व बोर्ड पे करता हूं मैं। कितने कॉलम बनाए उसने नाम लेके? 5 कॉलम, 21, 22, 23, 24। नहीं 25 तो उसने आइंदा के लिए कहा है ना, 25 से ऑनवर्ड क्या होगा। जो ग्रोथ रेट बताए वो तो उसने 21 से लेके 24 तक बताए हैं, 25 के बाद उसने और कहानी बता दी है, तो इसलिए 4 कॉलम बनाएंगे हम। अच्छा जी, तो कैश फ्लोज, फ्री कैश फ्लो टू फर्म के फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी? फ्री कैश फ्लो टू फर्म। क्यों यह फैसला, हालांकि निकालनी तो वैल्यू ऑफ इक्विटी है, क्योंकि उसने कहा था यूज वैक करना है, इसलिए फ्री कैश फ्लो टू फर्म निकालेंगे। वरना अगर वो ये शर्त ना लगाता तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए एक रास्ता यह था कि फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी लेते और केई से डिस्काउंट कर लेते, लेकिन अब चूंकि उसने कहा है वैक से डिस्काउंट करने का, इसलिए फ्री कैश फ्लो टू फर्म। क्या क्या है जी कैश फ्लोज में? वैल्यू निकाल रहे हैं हम WL की, और रीसेंट ईयर एंडेड WL ही की इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, तो रेवेन्यू, रेवेन्यू के साथ क्या करना? 2 पॉइंट, तो लास्ट ईयर इनटू 1.025। $3045.07, 3121, बस, तो वो भी रहने देते हैं। 3199, 3279। और क्या है? अदर देन डेप्रिसिएशन, तो ठीक है, अदर देन डेप्रिसिएशन ही चाहिए थे, तो अदर एक्सपेंसेस लास्ट ईयर इनटू 1.02, 2448, 2497, 2547, 2598। और फाइनेंस कॉस्ट लिखें कि ना लिखें? हैं? हम फ्री कैश फ्लो टू फर्म बना रहे हैं, तो इंटरेस्ट का कुछ नहीं करना। आगे डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन लेस करें तो, अच्छा मैंने आपको कहा था, पता नहीं कहा था कि नहीं कहा था, ये जो हम लोग वैल्यूएशन करेंगे ना फ्री कैश फ्लो, इसमें ज्यादातर बेहतर मेथड ये वाला होता है, डेप्रिसिएशन लेस टैक्स और एड बैक। तो डेप्रिसिएशन है, अभी इस वक्त ओपनिंग नेट बुक वैल्यू कितनी? नहीं यार, 9,000 है मेरे पास।
ये बुक वैल्यू दी हुई है और डेप्रिसिएशन उसने कहा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, लेकिन कैपेक्स भी होता रहेगा तो उसमें एडिशन होती रहेगी। पहला कैपेक्स होना है 2021 में 500, तो 21 के एंड पे के स्टार्ट पे है? वैसे तो एंड पे ही है। टैक्स में क्या है? हाँ हाँ, टैक्स में चेंज आ गई, फुल ईयर बेसिस खत्म हो गया। अच्छा, ये कब हुआ है? कोई पढ़ रहा है अभी टैक्स? असल नहीं है, अच्छा, यानी अब वो फुल ईयर वाली बात नहीं रही है? क्या खत्म हो गया? इनिशियल अलाउंस भी नहीं होता अब? नहीं तो फिर कैसे होगी डेबिशन? महीनों के हिसाब से? कोई नहीं, टैक्स में कोई नहीं काम कर रहा में से। अच्छा, इस दौर में नहीं होता था, इस दौर में फुल ईयर होती थी। अच्छा, लेकिन अब बात यह है कि अब क्या होगा? अच्छा, वैसे मेरा ख्याल ये है कि टैक्स वाले जो अपडेटेड लॉज हैं, आईकैप एग्जामिनर बीएफडी वाले स्टूडेंट से ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप टैक्स के अपडेटेड लॉज भी जानते हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि जब तक ये चीज इतनी कॉमन हो जाए कि बच्चा टैक्स पढ़ता पढ़ता आगे आए कैफ में, और अब जो बीएफडी में पहुंचे या जो मुद्दतों से बीएफडी में अड़ा हुआ है, जब तक ये बात इतनी, क्या कहते हैं उसको, ज़द-ए-आम, ज़बान ज़द-ए-आम, हाँ, जब तक, क्या मतलब है ज़बान ज़द-ए-आम, हाँ, जब ज़दा हाँ, वही, तो जब तक वो ना हो जाए तब तक मेरा नहीं ख्याल के बीएफडी में अगर कोई फुल ईयर चला रहा होगा तो उसके वो बीएफडी में टैक्स वाली बात पे नंबर काट लेगा। तो अगर हम फुल ईयर ही चलाएं तो जो 1 में कैपेक्स होगा वो 1 में ही डेप्रिशिएट होगा। तो इस पे लगा दें डेप्रिसिएशन 10%, 950। 8550। फिर 2 वाला कैपेक्स आएगा 400, ये बन जाएगा 8950। फिर 2 वाली डेप्रिसिएशन आएगी 10% है 8958055। फिर ईयर 3 वाला कैपेक्स आएगा। अब हर साल कैपेक्स भी होता जाएगा, इसलिए वो ऐड होकर फिर डेप्रिसिएशन हो रही है। ये बन जाएगा 8355 और 3 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 836 7519। फिर 4 का कैपेक्स आ जाएगा 200, ये बन जाएगा 7719 और फिर 4 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 772।
चलें, खाली अजीब लग रहा है इसलिए इसको पूरा कर देते हैं। 6947, अदरवाइज बस डेप्रिसिएशन चाहिए थी। तो डेप्रिसिएशन हो जाएगी लेस 950, 895, 836, 772। फ्री कैश फ्लो टू फर्म हो तो इनकम एक्सपेंसेस वाले कैश फ्लोज और साथ डेप्रिसिएशन भी, लेस टैक्स डेप्शन एडबैक, उसके बाद कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल। लेकिन अगर फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी हो तो फिर इंटरेस्ट भी लेस होगा, और नीचे जाके अगर कोई लोन रीपेमेंट्स होनी है तो वो भी लेस होंगे। थ्री फाइव थ्री नेगेटिव, 271 नेगेटिव। मुझसे पूछ रहे हैं, बता रहे हैं 91 बस 184, ये भी नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि टैक्स डैश 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 डैश। क्या सेविंग वाला? नहीं, अच्छा ये बाकी लोग भी सुने में अच्छी बात है। टैक्स लॉस आ रहा है तो टैक्स पॉजिटिव ले ले, हैं? कहा नहीं, वो तो एक प्रोजेक्ट होता था, वो एक प्रोजेक्ट होता था। उस प्रोजेक्ट में अगर नेगेटिव था तो इसका मतलब है वो बाकी कामों से टैक्स बचा के दे देगा। वो तो एक प्रोजेक्ट की हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर डिस्काउंटिंग कर रहे होते थे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में एक प्रोजेक्ट था, अगर उस पर लॉस आ जाएगा तो वो बाकी बिजनेस को ओवरऑल टैक्स बचा देगा, इसलिए हम लोग टैक्स इनफ्लो दिखा देते थे। ये तो पूरे बिजनेस के हालात लॉस वाले हैं, तो ये कहां से टैक्स बचा के देगा? तो इसलिए इसमें टैक्स पॉजिटिव नहीं लिख देना। हाँ, कैरी फॉरवर्ड टाइप चीज समझ लें, बिल्कुल। वो असल में हर साल में ही लॉस है, तो कैरी फॉरवर्ड की वर्किंग क्या करनी है? ये बाकी लोग सुनिए, ये बात अच्छी बात है कि हम लोग जब टैक्स के कैलकुलेशन में लॉस आ जाता था तो पॉजिटिव टैक्स ले देते थे, लेकिन वो एक प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज होते थे। उस प्रोजेक्ट पे अगर लॉस हुआ भी तो वो पूरे बिजनेस को टैक्स बचा देगा, इसलिए लॉस की शक्ल में हम टैक्स इनफ्लो दिखा देते थे। लेकिन अब ये पूरे बिजनेस की बात हो रही है, तो पूरा बिजनेस ही जब लॉस में है तो फिर टैक्स किस बात का? इसलिए टैक्स जीरो है। हैं? तो फिर वो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं ना। अभी तो देखें हर साल में है ही लॉस, तो कैरी फॉरवर्ड के चक्कर में नहीं पड़े। अगर कहीं बीच में प्रॉफिट होता, हाँ, फिर अब चूंकि बिजनेस ही एक है तो हम कैरी फॉरवर्ड चलते हैं। अगर ये तीसरे साल में आ जाता प्रॉफिट, तीसरे साल का क्यूमुलेटिव लॉस से नेट ऑफ करके जो बचे तो उसमें टैक्स लगता है। जी, ये डेप्रिसिएशन करनी है मैंने, इरेज नहीं, थोड़ी सी है, कर लूंगा। डेप्रिसिएशन की वर्किंग डेप्रिसिएशन लेस की थी, वापस कर देते हैं शुक्रिया के साथ। 950, 895, 836, 772। कैपेक्स 500, 400, 300, 200। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग टू, वर्किंग कैपिटल के बारे में कहा है पॉइंट नंबर 7 कि वर्किंग कैपिटल जो एडिशनल होगा, एडिशनल यानी चेंज या बैलेंस, चेंज। हमने वहां कैश फ्लो दिखानी होती है चेंज वाली, हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वर्किंग कैपिटल का बैलेंस, फिर उसमें जो चेंज है वो कैश फ्लो दिखाते हैं। तो वो ऑलरेडी कह रहा है कि एडिशनल वर्किंग कैपिटल, यानी वो चेंज वाली फिगर ही बता रहा है। अच्छा, वो क्या होगा?
10% ऑफ इंक्रीज इन रेवेन्यू। तो ये क्या बात हुई? रेवेन्यूज का डिफरेंस लेंगे, उसका 10% ले लेंगे। तो इसमें हम एग्जामिनर को ये बता देंगे कि करंट ईयर का रेवेन्यू माइनस लास्ट ईयर का रेवेन्यू इनटू 10%। यानी अगर हम ईयर 1 का वर्किंग कैपिटल लिख रहे हैं तो ईयर 1 वाला रेवेन्यू माइनस सवाल वाला रेवेन्यू का 10%। बल्कि वर्किंग 2 तो जरूरत ही नहीं, तो ब्रैकेट में ही कर दिया। 7 पॉइंट, बस इतना थोड़ा। चलो 7, हाँ सही है। 8 7.4, 7.6, 7.8 7.6 तो ठीक है, इतना ठीक है, ठीक है। अच्छा, डेसिबल लिखने चाहिए, वैसे अच्छी बात होती है, डेसिबल लिखने चाहिए। ऐसी बस नहीं था मेरा मूड डेसिबल लिखने का, डेसिबल लिखने चाहिए। नहीं, लिखने चाहिए, डेसिबल लिखने चाहिए। ये हो गए इन 4 कॉलम्स के फ्री कैश फ्लो टू फर्म। $90 पॉजिटिव, 473, 216, 344। अच्छा, 2 मिनट का काम है, लेकिन आप ट्राई करें, टर्मिनल वैल्यू निकालें। टर्मिनल वैल्यू निकालें, खैर मैं पहले डिस्काउंट रेट तो निकाल लूं, लेकिन आप ये निकाल लें, ये जो टर्मिनल वैल्यू के लिए ये कैश फ्लो यूज होता है ना, वो निकालें। ईयर 5 वाला फ्री कैश फ्लो निकालें। टर्मिनल वैल्यू तो पूरी तब निकलेगी जब हम वैक निकाल लेंगे। तो आप 5 वाला 2025 वाला फ्री कैश फ्लो निकालें जरा। अच्छा, वैसे एक चीज वो आईकेप के सोल्यूशन में उन्होंने ऐसे ही किया हुआ है, और मेरा ख्याल ये है कि ये भी कॉमनली नोन बात ही है कैफ से ही, इसलिए शायद उन्होंने इसको अंडरस्टूड समझा बीएफडी स्टूडेंट्स के लिए, कि जो लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है ना, वो डेप्रिसिएशन वाला कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। ये तो बचपन से ऐसे ही पढ़ा हुआ है। दोबारा सुने,
अगर डेप्शन ना होती तो ये लॉस होता, कैसे पता? 950 का लॉस होगा। डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है तो ये लॉस में आया है, यानी डेप्रिसिएशन लॉस से ज्यादा है ना, इसका मतलब ये प्रॉफिट में था, डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस में चला गया। तो वो जो, हाँ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो जो टैक्स डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस आ रहा होता है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। कैफ में ये कैरी फॉरवर्ड लॉस पढ़ा होता है मेरा ख्याल है, और ये कैफ में ही सिखाया गया होता होगा कि जो डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस है, यानी डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा होता। पता है कि नहीं पता? हाँ, ये कैफ लेवल की चीज है, इसलिए वही मैं सोच रहा था कि एग्जामिनर ने इसको ऐसे रखा हुआ है तो यकीनन कैफ लेवल की चीज ही है। फिर मुझे याद आया कि हाँ ये कैफ लेवल की चीज ही है कि जो डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस बन रहा होता है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। तो ये लॉस डेप्रिसिएशन की वजह से बन रहा है, तो इसलिए अगर यहां कहीं पॉजिटिव आ जाता तो उस पर टैक्स लगा देते। अगर तीसरे साल पॉजिटिव आ रहा होता तो टैक्स लगा देते, क्योंकि पिछले 2 साल जो थे वो कैरी फॉरवर्ड ना करते, क्योंकि वो तो डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस है, तो इसलिए नहीं कैरी फॉरवर्ड ना करते इसमें। जी 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 बिल्कुल। हाँ जी, करना होगा तो कर लिया होगा अब तक। 25 के बाद ग्रोथ रेट कौन सा लगेगा? है जी, सेल्स सेम, मतलब सेम ग्रोथ रेट रहेगा। देयर इज नो रेवेन्यू और कॉस्ट इन्फ्लेशन फ्रॉम 25 एंड ऑनवर्ड्स, यानी जितना आखिरी बार 24 का था वही रहेगा। इसी तरह से कैपेक्स, चलो कैपेक्स वाली बात छोड़ते हैं अभी, वर्किंग कैपिटल 10 ही रहेगा। 2025 यानी ईयर 5 वाला बता रहा हूं, बना लें जी, लें जी 5 का कॉलम बना लेते हैं। रेवेन्यू यही होगा, ये यही होगा, डेप्रिसिएशन कितनी होगी? हाँ जी, ये ना एसीसी के सवालों में ये पॉइंट P4 में आता था, और ये आईकैप ने इस दफा इसको उठाया था, वरना ये मल्टीपल टाइम्स एसीसी में टेस्ट हुआ था। ये मैं खैर मेरे बुक में सवाल डाले भी हुए एसीसी वाले, वो ये पॉइंट अच्छा है, इसको जरा समझें। अगर हम ऐसे करें कि इसके ऊपर टैक्स निकालें, इसका मतलब नेट करें, 681, इस पे टैक्स लीजिएगा 29%, 197। अच्छा, डेप्रिसिएशन और टैक्स वाला एक और तरीका भी होता है कि कैश फ्लोज के नेट पे टैक्स लगा लें और डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग को इनफ्लो दिखा दें। जब आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कराए थे ना, तो टैक्स की ट्रीटमेंट मैंने 3 बताई थी। एक था कि कैश फ्लोज का नेट करें, उस पर टैक्स लगाएं और डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग इनफ्लो दिखा दें। एक था कि अलग से वर्किंग में प्रॉफिट निकालें, उस पर टैक्स निकालें, फिर कैश फ्लो दिखा दें, और एक ये था। तो अगर हम ऐसा करें कि इसके नेट पे टैक्स लगाएं, अच्छा ये पॉइंट सवाल में स्टूडेंट के ध्यान में कैसे आना था? वैसे तो मैं कराता होता था एसीसी के वो सवाल जिसमें ये पॉइंट था तो पिक कर ही जाना था, लेकिन अगर नहीं तो फिर मुश्किल है ये पिक कर पाता स्टूडेंट। इस पे लगाया टैक्स और डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग यहां पर दिखा दी इनफ्लो। आगे कैपेक्स दिखा दिया आउटफ्लो, वर्किंग कैपिटल दिखा दिया आउटफ्लो। अब आपको ये भी नहीं बताया, ये भी नहीं बताया, क्योंकि आपको कैपेक्स नहीं बताया होगा लेकिन कैपेक्स नहीं बताया, इसलिए आप 5, 6, 7 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। कैपेक्स होगा सही, चाहा हुआ है,
तो 2025 की डेप्शन निकाल सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि कैपेक्स बताया ही नहीं है, तो इसलिए आप इस तरह नहीं चल पाएंगे, डेप्रिसिएशन निकाल ही नहीं सकते। कैपेक्स होगा सही लेकिन आप नहीं निकाल सकते, तो इस वाले तरीके से नहीं चल पाएंगे। तो अगर आप वो पहले वाले तरीके पे आ जाएं कि कैश फ्लोस पे ही टैक्स ले लें, डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग को इनफ्लो दिखा दें, टैक्स मसला हल हो गया, कैपेक्स आउटफ्लो, वर्किंग कैपिटल आउटफ्लो। अब ये दोनों फिगर्स उसने कहा है सेम है, तो दोनों को ही रहने देते हैं फिर। पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन एयरक्राफ्ट यानी कैपेक्स इज इक्वल टू द कैश इनफ्लो फ्रॉम टैक्स सेव्ड ऑन कैपिटल अलाउंसेस। कैपिटल अलाउंस डेप्रिसिएशन को कहते हैं। तो जो डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग को इनफ्लो दिखाया करते हैं और जो कैपेक्स है ये दोनों उसने कहा सेम होंगे, तो इसलिए ये दोनों लाइनें उड़ा दी। तो पीछे टैक्स फिर इस तरीके वाला रह गया। उसमें भी ये सेम ही रखा है। हाँ, ये अंग्रेजी यही थी, यही अंग्रेजी थी। यानी ये लाइन का मतलब ये है कि आप कैश फ्लोस के नेट पे टैक्स ले लें और डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग और कैपेक्स को इग्नोर कर दें। हाँ जी, ये पॉइंट ओके। तो टर्मिनल वैल्यू में ये जो कैश फ्लो यहां लिखना था वो निकला सेल 3279, अदर एक्सपेंसेस 2598, 681, टैक्स 197 और अपने लिए बेशक आप इस पे टैक्स सेविंग और कैपेक्स, तो ये दोनों ऑफसेट हो गए और वर्किंग कैपिटल 10 474 474 और ग्रोथ नहीं है तो बस परपेचुटी। तो वैक से डिस्काउंट करेंगे टर्मिनल वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद इनकी पीवी निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ बिजनेस आएगी, उसमें से WL का डेट माइनस करेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी बनेगी। ये कैश फ्लोज और ये खासतौर पे ये वाला, इसमें बताइए कोई बात समझ नहीं आई तो फिर मैं वैक पे चलता हूँ। ये ऐसे ही क्या जी? हमेशा नहीं ना, ये लाइन लिखी है साल में इसलिए ऐसा किया है। वो ना लिखता तो फिर कुछ और गाइड कर देता। अगर वो ये लाइन ना लिखता तो फिर ये तीनों चीजें अलग अलग भी ना बताता कि रेवेन्यू में और कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल 10 मिलियन होगा, फिर वो ये भी ना कहता। फिर वो सिर्फ इतना कह देता कि 2025 एंड ऑनवर्ड कैश फ्लोस कांस्टेंट रहेंगे, तो फिर आप ये 473 यहां यूज कर लेते। अरे वैसे भी अभी 1 रुपए का फर्क पड़ा है। तो फिर आप ये वाला यूज कर लेते। लेकिन उसने ये सारी कहानी सुनाई इसलिए क्योंकि उसने इन दोनों को इक्वल कराना था, ताकि आप कैलकुलेशन करें और इन दोनों को ऑफसेट होने की वजह से इग्नोर कर दें। जी ठीक है, कैश फ्लो चले बैक पे।
वैक की कैलकुलेशन करते हैं। रिस्क एडजस्टेड वैक, ये वही वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट वाली चीज है। तो इसके लिए चाहिए इसके लिए केई निकाल लेते हैं। केई के लिए पहले बीटा के जरिए आना पड़ेगा। तो एयरलाइन सेक्टर का एसेट बीटा कितना, इक्विटी बीटा 2 पॉइंट, ये उस पूरे सेक्टर का इक्विटी बीटा है। तो उस सेक्टर की गियरिंग कितनी 50, तो 50 प्लस 50.71 1.43, ये मिल गया इस सेक्टर का इक्विटी बीटा। अब उसको SIL के रंग में ढंग लेते हैं। तो SIL का इक्विटी बीटा निकालने के लिए SIL की डेट इक्विटी वो कितनी है, अब नहीं है, अरे दी हुई है भाई। हाँ हाँ, SIL की सारी इंफॉर्मेशन है। डेट 2000 मिलियन है और इक्विटी उसके शेयर्स भी दिए हुए हैं, और एक शेयर मार्केट में 4300 रुपए का शेयर होता है वैसे कुछ है। अच्छा, तो 2 मिलियन शेयर्स और 4300 का एक 1.43 इंटू 8600, और ये निकाला है ऐसे 2 मिलियन इंटू 4300 एक 8600 मिलियन, और डेट कहा हुआ है कि 2 है ना इंटू 0.71 डिवाइडेड बाय 8600। ये एसेट बीटा से इक्विटी बीटा जा रहे हैं तो ये उलट कर लिए, तो इक्विटी बीटा आ गया 1.16 नहीं हो सकता यार, के RF अच्छा, ये अब RF के लिए ये अब दोनों में आपको पाकिस्तान का वर्ड लिखा नजर आ रहा है, लेकिन ये जो पाकिस्तान इक्विटी मार्केट का रेट है टेबल के नीचे लिखा हुआ है द करंट यील्ड ऑन पाकिस्तान गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, और उसके बाद करंट मार्केट रिटर्न ऑन पाकिस्तान इक्विटी मार्केट पोर्टफोलियो, ये RM है। तो RF हो गया वो ऊपर वाला 3.75, तो 3.75% प्लस 1.67, RM 6.85% माइनस 3.75% 8.93%, ये हो गया KE। यहां तक पहुंचे, ये KD वाला भी अच्छा पॉइंट था, ये पहली दफा इस तरह से टेस्ट हुआ था।
है जी, यहां तक इस सवाल में कोई बताएं, पूछना है तो। अब ये जो आपको टेबल दिया हुआ है, ये है क्रेडिट स्प्रेड, और इसका जिक्र मैंने शायद कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाते हुए किया था, बॉन्ड वैल्यूएशन कराते हुए, या क्रेडिट रेटिंग वाला, हाँ बिल्कुल किया था। अच्छा, क्रेडिट स्प्रेड का क्या मतलब है? यानी जो बेस से ऊपर है, तो इसमें काइबोर तो नहीं है सच, तो किस बेस से ऊपर होगा? आरएफ, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे ये है, तो कंपनी के बॉन्ड्स पे इस बेस से ऊपर ऊपर होगा। क्रेडिट स्प्रेड का मतलब समझ आता है? यानी अगर एक कंपनी को बैंक लोन दे रहा है काइबोर +3 पे, तो वो जो +3 है वो स्प्रेड है, और जिस कंपनी की क्रेडिट हालत बड़ी बेकार होगी तो स्प्रेड ज्यादा होगा। तो ये काइबोर के ऊपर वाले को स्प्रेड कहते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा ऊपर एक्स्ट्रा होगा। तो इसमें काइबोर तो ऐसा सच नहीं है, तो फिर ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स का है इसी को बेस ले लेते हैं, अदरवाइज काइबोर के ऊपर वाला स्प्रेड होता है। अब इसमें बेहतर तरीका तो ये होता, जो कि उस चैप्टर में शायद किसी सवाल में किया भी हो, चलो बहरहाल ना आपको याद ना मुझे याद, इसका केडी निकालने का बेहतर तरीका ये होता, और अगर वो तरीका वाकई लगाते तो यहां पर भी हम 2000 ना इनफैक्ट यूज कर रहे होते, यहां पर हम मार्केट वैल्यू निकालते। अब जो बताने लगा हूं ना, हम वो करते, लेकिन इस सवाल में वो हो नहीं पाएगा, इसलिए 2000 लिया था। हम करते क्या, हम करते ये कि इन 2000 रुपए पे कूपन रेट कितना है, नहीं बताया ना है, टेबल से कहां पता चलेगा? कूपन रेट नहीं बताया हुआ है ना। असल तरीका ये होना चाहिए था जो हमने किया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में किया हुआ ये काम, कि हर कूपन कैश फ्लो हर साल लिखते, हर एक कैश फ्लो की डिस्काउंटिंग के लिए उस साल वाला रेट यूज करते, आरएफ प्लस उस साल वाला स्प्रेड, दूसरे साल के लिए आरएफ उस साल वाला स्प्रेड, फिर इन सारे कैश फ्लोज की पीवी निकालते, वो इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू होती, उसको हम वहां यूज करते। कूपन भी नहीं पता और 18 साल है, तो इसीलिए उसने कूपन रेट नहीं दिया, तो इसलिए, और टेबल भी उसने 18 साल के हिसाब से नहीं बनाया। असल तरीका दोबारा सुने, ये काम हमने किया हुआ है कि इस बॉन्ड की पहले वैल्यू ऐसे निकालते कि सारे हर साल का कूपन जो इंटरेस्ट मिलता है, हर साल के कैश फ्लोज 18 साल तक कूपन कूपन कूपन, और आखिर में कूपन प्लस 2000 मिलियन, ये लिखते। हर साल का क्रेडिट स्प्रेड, जैसे ईयर 1 का आरएफ प्लस पॉइंट नहीं, डबल ए रेटेड है, +0.28, डबल ए रेटेड है, डबल ए रेटेड है ना, तो स्टेबल की दूसरी लाइन, तो आरएफ +28, क्या 28 बेसिस पॉइंट्स है, यानी 0.28, तो 3.75% प्लस 0.28, 4.03। इसी तरह दूसरा 3.75% प्लस 0.37। इसी तरह हर साल का एक रिक्वायर्ड रिटर्न या यील्ड कर्व बनाते, हर कैश फ्लो की रिस्पेक्टिव डिस्काउंट रेट से डिस्काउंटिंग करते, फिर उनको ऐड करते, तो वो इस बॉन्ड, इस कॉर्पोरेट बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकलती, उसको हम यहां रखते। और फिर केडी कैसे निकालते, इसको मार्केट वैल्यू रखते, कैश फ्लोज का आईआरआर निकालते। ये होता इसका असल तरीका। 18 साल के कैश फ्लोज, इस यील्ड कर्व को यूज करके मार्केट वैल्यू निकालते, वही यहां यूज करते,
और फिर उस मार्केट वैल्यू को 0 पे रख के सारे कैश फ्लोज नेट ऑफ टैक्स रख के IRR निकालते, वो केडी होता। ये होता इसका असल तरीका। लेकिन इसने कूपन रेट नहीं दिया और 18 साल की डिस्काउंटिंग भी नहीं करवाई। तो फिर केडी निकालने के लिए वैल्यू का हमारे पास और हल नहीं है। वैल्यू तो हम डिस्काउंटिंग करके निकालते हैं ना, वो नहीं है हल। तो इसलिए वैल्यू 2000 इसलिए ले ली। अब रहा मसला कि केडी कैसे निकालें। तो जो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है उसको हम केडी कह लेते होते हैं ना, कि नहीं? अब इसमें हर साल 18 साल तक तो तब यूज करते जब हर कैश फ्लो, ये सारा प्रोसीजर दोबारा समझें। हर साल के ये रिक्वायर्ड रिटर्न निकालते, उस डिबेंचर के हर साल के इंटरेस्ट और आखिर में रिडेम्पशन, उन सबकी डिस्काउंटिंग करते। उस पीवी को कहते हैं इन डिबेंचर्स इन बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू, उस गियरिंग में उसको यूज करते और फिर उस मार्केट वैल्यू को लेके IRR निकालते, तो वो केडी होता। ये इसका सही तरीका होता। लेकिन इस सवाल में ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट नहीं बताया और 18 साल की इसने डिस्काउंटिंग में भी नहीं डाला, मेहरबानी। तो इसलिए इस तरीके को नहीं लगा सके, तो मार्केट वैल्यू भी हम नहीं निकाल सके, इसलिए 2000 मिलियन यूज कर लिया। अब रहा मसला केडी का। तो केडी का हल, इंटरेस्ट रेट तो दिया नहीं है, IRR पे तो चल नहीं सकते, तो उसका हल ये है कि जो 18 साल का डिवेंचर है जी, 18 इयर्स, तो वो जो 18 साल के हिसाब से यील्ड कर्व का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बनता है उसको केडी कह देते हैं। दोबारा उसका भी हल निकाल लेते हैं। दोबारा असल तरीका ओके, या असल तरीका भी दोबारा बताओ। अब है जुगाड़ू तरीका जो इस सवाल में करना पड़ा। इन बॉन्ड्स ने चूंकि 18 साल बाद खत्म हो जाना है, तो जो 18वें साल का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बनता है उसी को हम केडी कह लेते हैं। क्यों कहें ऐसा? वैसे तो असल तरीका होना चाहिए था जिसका नहीं है डाटा हमारे पास। अब कुछ तो हल करना है ना, तो उस कुछ तो हल का वाहिद हल यह बन रहा है कि इस 18 साल वाले डिवेंचर को देखें कि 18 साल वाले कैश फ्लो से दुनिया वाले क्या रिक्वायर करते हैं। तो केडी हम यही तो निकालना चाह रहे होते हैं कि इस वक्त इन्वेस्टर क्या रिक्वायर कर रहा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बेस, सारा डिस्कशन जो भी की थी वो थी ही यही कि अभी अगर इस वक्त इन हालात में अपनी इस औकात पे पैसे रेज करते तो लोग हमसे क्या डिमांड करते। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बताया था मैंने। यानी हम यही जानना चाह रहे होते हैं कि अभी इस वक्त मार्केट की हवाएं किस तरफ है, मार्केट में लोग इस वक्त हमसे कितना डिमांड करते, उसी को हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले रहे होते हैं। बस कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है, इसलिए आफ्टर टैक्स कर लेते हैं। वरना कॉस्ट ऑफ कैपिटल असल में यही होता है कि लोग इस वक्त क्या डिमांड कर रहे हैं। तो ये यील्ड कर्व हमें बताएगा कि लोगों की डिमांड क्या चल रही है। तो चूंकि ये 18 साल वाला बॉन्ड है, तो जो 18 साल के हिसाब से रिक्वायर्ड रिटर्न बनता है हम उसी को ही केडी ले लेंगे आफ्टर टैक्स करके। ये है इस सवाल का ये वाहिद हल। और ये इतना बुरा हल भी नहीं है क्योंकि 18 साल के डिवेंचर्स हैं और कॉस्ट ऑफ डेट यही होता है कि लोग क्या रिक्वायर कर रहे हैं। तो ठीक है, 18 साल वाले के हिसाब से जो रिक्वायर्ड रिटर्न बनता है वो ले लेंगे। हाँ जी, उनके बीच में से निकालेंगे। तो 18 साल वाला क्रेडिट स्प्रेड बनेगा, नहीं ठीक है ठीक है। अठारह साल वाला क्रेडिट स्प्रेड बनेगा रिक्वायर्ड रिटर्न इन्वेस्टर का 3.75 प्लस 18 साल वाले का क्रेडिट स्प्रेड। अगर 18 साल वाला इसमें कॉलम आ रहा होता तो वो वाला स्प्रेड ले लेते,
10 साल वाला आ रहा है, उसका स्प्रेड कितना है? 0.75। 30 वाला कितना है? 1.03। 10 साल वाला कितना है? 0.75। ये क्या चीज बनेगी? 20 साल का। ये क्या बना? 1 साल का। हमें इंटू 18 इंटू 8 10 वाला तो लिखता, 10 वाला लिखता हूं, अभी 10 वाला लिखता हूं। ये स्प्रेड है, ये है 10 से 18 के 10 से 30 के दरमियान। हमें 10 से 30 के दरमियान में से 10 से 18 वाले यानी 18वें वाले तक पहुंचना है। तो ये जो गैप है 10 और 30 के दरमियान गैप, ये दरमियान वाले 20 साल का है। हमें उन दरमियान वाले 8 साल लेने हैं। ये हो गए 8 और एक और ऐड 3.75 प्लस 0.75 प्लस 10 8, तो ये 18 होगा। क्या जी? और क्या करते हैं? क्या बताया उसने? कहाँ लिखा हुआ है? हाँ हाँ, नहीं कहाँ लिखा है कांस्टेंट ग्रोथ रेट? अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा कौन सी लाइन थी कांस्टेंट ग्रोथ रेट। देखें, अगर हमने 10 और 30 के दरमियान देखना है तो यही हल है ना, और हल नहीं है। यानी स्ट्रेट लाइन वाला ही हल है कि 10 से 30 के दरमियान हर साल का बराबर स्प्रेड होगा। क्या हर साल का वाकई बराबर होगा? सही है, नहीं होना बनता, लेकिन इसके अलावा और हल नहीं है। और अगर इस सवाल में टेस्ट हो सकता है तो यही काम आगे दोबारा भी टेस्ट हो सकता है। कितना बना? 4.61। नहीं यार, पक्की बात है? अच्छा, लेकिन हमें चाहिए केडी, तो 4.61 को कर लेते हैं 0.71। 3. अब ये है के और ये है केडी, तो वैक इक्विटी और डेट। अब इनसे निकलेगा वैक, इसी के आगे चल रहा हूं और चल नहीं पा रहा हूं, इसी के आगे चल रहा हूं भाई। वैक के 8.93 और इक्विटी का वजन है 8600 डिवाइडेड बाय 10,600 प्लस 3.27 और डेट का वजन है 2000 डिवाइडेड बाय 10,600। के इक्विटी का वेट, केडी डेट का वेट 7 पॉइंट। ये आ गया वैक, ये यहां लिखेंगे, टर्मिनल वैल्यू आएगी और फिर सारे कैश फ्लोज की पीवी लेंगे तो वैल्यू ऑफ बिजनेस आएगी, लेकिन वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए। अच्छा, हम तो चले थे ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? WL की। तो डेट किसका? WL वाला, जो कि 1000 मिलियन दिया हुआ है। तो ये कैश फ्लोज आ गए, टर्मिनल वैल्यू इस वैक को यहां लिख के टर्मिनल वैल्यू निकलेगी, वो यहां लिखेंगे, फिर सबकी पीवी निकलेगी, वो वैल्यू ऑफ बिजनेस होगी, उसमें से 1000 मिलियन माइनस करेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी होगी और फिर आ जाएंगे ये 20 नंबर। बस ये था सवाल। और पार्ट बी जो है, ये चीज अभी नहीं सिखाई आपको, सिखानी है अभी।
हम लोगों ने SIL का वैक लिया है, रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है SIL's रिस्क एडजस्टेड वैक, तो डेट इक्विटी SIL वाली। नहीं, बुक वैल्यू, क्योंकि मार्केट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। या वैसे इसको मार्केट वैल्यू कहने में भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि यूज तो किया ही नहीं इसको। नहीं, वो तो वैल्यू दी हो तो बताई होती है कि मार्केट वैल्यू है, यहाँ पे बताया कुछ नहीं है। अब आप इसको मार्केट वैल्यू लें या बुक वैल्यू लें, बस 2000 को हम वेट में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको परसेंटेज तो कोई नहीं लगा रहे इसके ऊपर। हाँ जी, 20 नंबर। हाँ जी, देने का मतलब है, कोई बात नहीं, राउंडिंग ऑफ खैर है। अच्छा, अब हम वैल्यूएशन में शिफ्ट करने लगे हैं उन सवालों पे जिनमें कुछ कंबाइंड वैल्यूज निकालनी पड़ा करेंगी। यानी अभी ये किसकी वैल्यू निकाली है? बिजनेस की तो निकाली है। किसके बिजनेस की? टारगेट की। अब हम उन सवालों पे जाने लगे हैं जिनमें टारगेट को खाने के बाद एक्वायरर जो अब बड़ा एक्वायरर बन जाएगा उसकी वर्थ निकालने लगे हैं। सवालों में कैसे पता चला करेगा, वो सवालों के साथ साथ निशानियां बताता रहूंगा। तो ठीक है, फिर नमाज पढ़ ले। ठीक है, 53 बस।